हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी कल्चर वाली सीरीज़ में। तो आज हम लोग देखेंगे अपना फोर्थ टॉपिक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन इट्स 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्ष जयंती पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। सिंस 2014 द डे इज़ ऑब्जर्व एज राष्ट्रीय एकता दिवस। 2014 से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 31 अक्टूबर को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। 2014 से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इनकी ब्रीफ लाइफ क्या थी पटेल जी की। तो सरदार पटेल जी का जन्म जो होता है 31 अक्टूबर 1875 को नाटलाल गुजरात में होता है। इनके फादर का नाम झाबोर भाई, जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के आर्मी रेजिमेंट में उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था 1857 की रिवोल्ट में। कैरियर क्या था इनका देखते हैं। पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन इन 1897 एंड देन परस्यूड लॉ इन इंग्लैंड। तो एक तरह से लॉ के विद्यार्थी थे, इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की। आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ इन 1913 ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टेबलाइज हिज प्रैक्टिस एट अहमदाबाद। तो 1913 में ये लॉ की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आ गए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो कहाँ स्टार्ट रखी? अहमदाबाद में। चलिए देखते हैं दूसरा। की पोजीशन हेल्ड। इलेक्टेड टू अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज द सैनिटेशन कमिश्नर इन 1917। तो 1917 में इन्होंने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सैनिटेशन कमिश्नर के रूप में पद संभाला। इसके अलावा नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन 1920। तो 1920 में जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी थी उसके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड इन 1924। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के भी ये प्रेसिडेंट थे 1924 में। इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1931 वेयर इन रेजोल्यूशंस रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड। तो जो कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था 1931 का, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, एज ए प्रेसिडेंट भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, इसमें इन्होंने बॉम्बे से कांग्रेस पार्टी टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इसके अलावा सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी तो उसमें जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन थे। टू डिस्कस मॉडल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइनिंग द सिस्टम एंड फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रांतीय सरकार को कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए, उसके बारे उसमें ये क्या थे, चेयरमैन थे। सर्व एज द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो फंडामेंटल राइट की जो एडवाइजरी कमेटी थी, माइनॉरिटीज़ की जो एडवाइजरी कमेटी थी, और एक्सक्लूडेड एरियाज की जो एडवाइजरी कमेटी थी, इसमें भी इन्होंने मेंबर के रूप में काम किया। इसके अलावा सर्व एज द होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इन इंटरिम। तो जब 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट हम लोगों की बनी थी, मतलब कि ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी स्वतंत्रता से पहले, तो उसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में वो किया, देश की सेवा की। इसके अलावा होम मिनिस्टर भी थे, वो तो मेन पद था इनका। सर्व एज द फर्स्ट होम एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारी रियासतें थी। इन रियासतों को कैसे अलग किया गया आप सब लोग जानते हैं, तभी तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कुछ ऐसी रियासतें थीं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स थे जो एनेक्सेशन से पिछड़ रहे थे, जैसे कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तो इन सब को कैसे उन्होंने शामिल किया उसके बारे में देखते हैं। जूनागढ़ इट वॉज इंटीग्रेटेड इन 1948 आफ्टर अ प्लेबिसाइट। तो एक तरह से वहाँ जनमत संग्रह हुआ था, उसके आधार पर ये भारत में मिलाया गया था। वेर मेजोरिटी ऑफ पीपल वो कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, कश्मीर वाला कैसे हुआ था? राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन टर्न ऑफ असिस्टेंस अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1947। तो हुआ क्या कि जैसे ये कश्मीर वाला पार्ट है, तो कश्मीर वाले पार्ट में क्या हुआ कि यहाँ से कुछ पाकिस्तानी आर्मीज़ ने वहाँ की कुछ पर्टिकुलर ट्राइब के साथ मिलकर के यहाँ कुछ छेड़खानी कर दी, इन्फिल्ट्रेशन कर दी। इसके कारण राजा हरि सिंह गौर जो थे उस समय शासक थे यहाँ के कश्मीर के, जो हिंदू थे और मेजोरिटी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो उन्होंने भारत से क्या किया
ये डिमांड की कि हमारी सहायता करिए। भारत ने बोला कि हम तभी आपकी सहायता कर पाएंगे जब आप एक तरह से भारत के एक पार्ट होंगे। तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया और भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए। हैदराबाद का जो है वो कैसे यूनियन में एब्जॉर्व हुआ, 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा आर्मी के सहायता से सरदार पटेल जी ने इसको इस भारत में मिलाया था। लेकिन पटेल जी को मरणोपरांत पोस्टमसली भारत रत्न दिया गया 1991 में, और इनके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत का पहल लाई गई 31 अक्टूबर 2015 को उनकी 144वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, एम्बॉडीज हिज विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। तो एक भारत के लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए 2015 में 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल लाई गई थी, जब उनका 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई 2018 में केवड़िया गुजरात में, एज ऑड टू सरदार पटेल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अब देखते हैं सरदार पटेल जी का कुछ की कंट्रीब्यूशंस। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सरदार पटेल पॉलिटिकल जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह। ही लेड द पीजेंट्स इन रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस ड्यू टू फेमाइन इंड्यूस्ड हार्डशिप्स, मार्किंग हिज फर्स्ट मेजर विक्ट्री अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटीज़। तो इन्होंने पीजेंट्स जो हैं, वहाँ के जो किसान थे, वो लोग क्या चाहते थे कि जो भी फेमाइन चल रही थी, बहुत बड़ी भुखमरी चल रही थी, क्या कहते हैं उसको, फेमाइन को, मतलब फेमाइन था उस समय। तो उस फेमाइन में वो लोग चाह रहे थे कि टैक्सेस को कम किया जाए या फिर ना दिया जाए, तो उस सब में उन्होंने पीजेंट्स का भाग दिया था। सो इनकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटीज़, तो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इनकी वो फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 to 20, सरदार पटेल वॉज गिवन द टास्क ऑफ लीडिंग द मूवमेंट इन गुजरात। सरदार पटेल जी को क्या दिया गया था, गुजरात में इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड करने का टारगेट दिया गया था। ही अलोंग विथ शंकरलाल बांकेर, उमर सुबानी एंड सरोजनी देवी एंड इंदुलाल याग्निक पॉपुलराइज द मूवमेंट इन गुजरात, फाउंडिंग द सत्याग्रह सभा। तो इन सब ने सत्याग्रह मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गुजरात में किस तरह से बढ़ाया, सत्याग्रह सभा के द्वारा। ठीक है, और इन सब के साथी कौन थे, मतलब पटेल जी के साथी कौन कौन थे, शंकरलाल बांकेर, उमर सुबानी, सरोजनी देवी एंड इंदुलाल याग्निक। ठीक है, अब बारदौली सत्याग्रह देखते हैं, जहाँ से कि महिलाओं ने उनको सरदार जी की उपाधि दी थी। ही लेड द लैंड ओनर्स ऑफ बारदौली इन देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस। तो बारदौली के जो जमींदार थे, उन्होंने उनका मतलब ब्रिटिशर से क्या था, रेजिस्टेंस था कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया है। एंड हिज रोल एलिवेटेड हिम टू बी ए कलर ऑफ नेशनल ग्लोरी एंड ही एफिशिएंटली रिसीव अर्न हिम द टाइटल सरदार। तो इसी बारदौली सत्याग्रह के बाद ही वहाँ की कुछ महिलाओं के द्वारा इनको लीडर का, यानी कि सरदार का दर्जा दिया गया। Builder and consolidator of modern India. After independence, he was tasked with unifying over 560 princely states covering nearly 40% of India's territory and population into the Union of India. तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, 560 प्रिंसली स्टेट्स थे जो 40% इंडिया के टेरिटरी और पॉपुलेशन को कवर करते थे। तब उन्होंने इन सब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, इसको एक करके एक अखंड भारत बनाने का विजन थे जो कंप्लीट किया। ठीक है, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया और पाकिस्तान और नाइदर। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 बनाया था, उस एक्ट में बोला गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये अथॉरिटी दी जाती है, या तो वो इंडिया के साथ जाएं, या वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या फिर वो किसी के साथ ना जाएं, अपने में स्वतंत्र रहें। तो ये काफ़ी ज़्यादा लूप होल हो गया था, जिसके कारण कुछ प्रिंसली स्टेट्स चाहते थे कि हम ऑटोनोमस ही रहें, हम किसी के साथ न जाएं, और कुछ चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। तो किस तरह से सूझबूझ से पटेल जी ने सबको इंडिया में मिलाया, वो हम देखते हैं। सरदार पटेल एम्प्लॉयड ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। उन्होंने क्या क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, पहला डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, दूसरा परसुएशन, एंड वेयर नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू प्रिवेंट बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन बाल्कन कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा है कि छोटी छोटी कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक सी के आसपास ही है ना, तो वो कैसे बढ़ गई हैं। तो उन सब को, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया को रोकने के लिए इन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का इस्तेमाल किया। कैसे, सूझबूझ से ये इन्होंने बातचीत की। परसुएशन कैसे किया, एंड फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ कठिन स्टेप भी लेने पड़े, जैसे ऑपरेशन पोलो फॉर द हैदराबाद। इट अर्नड हिम द रेपुटेशन ऑफ आयरन मैन बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच ही ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। तो जिस तरीके से उन्होंने
इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए सारी स्टेट्स को इंडिया में लाया। इसके कारण उनको आयरन मैन कहा जाता है। इन क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ही envisioned दी सर्विसेज एज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं हम लोग अभी आर्टिकल 312 में पढ़ते हैं। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इन सर्विसेज को इन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, कंसिडरिंग ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एज सर्विस पार्टनर्स वर्किंग विद इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो बताया इन्होंने कि जिस तरह से जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सर्विस ऑफिसर होते हैं वो कैसे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको इन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट ही लेड गुजरात अनकोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ द कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन। तो कैरा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन था, इसको इन्होंने बढ़ाया, मतलब इसके फॉर्मेशन में इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। अब देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं सरदार पटेल जी से। Coexistence, he favored existence of big industries with village and cotton industries for rural and agriculture development ensuring large scale improvement। तो उन्होंने इनका विजन था कि coexistence होना चाहिए, बिग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, विथ विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंश्योरिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो गांव में भी बिग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री होनी चाहिए, इसके साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एक कोएग्जिस्टेंस की बात की थी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तरह तो फैक्ट्री भी होनी चाहिए और एक तरह दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। मीडिएशन, ही इंसिस्टेड ऑन अडॉप्टिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ मीडिएशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर। तो उन्होंने मीडिएशन की पॉलिसी को अपनाया, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जो इंडस्ट्री और लेबर के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बीच का उन्होंने सोल्यूशन निकाला। डेमोक्रेसी, ही सपोर्टेड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस एंड फुली सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विद ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड सपोर्टिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से डेमोक्रेसी की जो बैकबोन है उसको संभालने का उन्होंने विजन रखा। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी इन ब्यूरोक्रेसी, प्रोमोटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे स्टील फ्रेम तो बोल दिया, लेकिन किस तरह से वो इंटीग्रिटी और इन सबको मेंटेन करके रखेंगे इसके बारे में बताया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज सिस्टम के बारे में उन्होंने बात की थी, ग्राम पंचायत होने चाहिए, क्विक जस्टिस, फिर ग्रॉस रूट लेवल। अब इनका निधन कब होता है, होलिस्टिक एजुकेशन देख लेते हैं। शुड बी फेयर राइट इन द मीडियम ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, तो इनके बारे में बताएं। सरदार पटेल पास्ड अवे ऑन 15 दिसंबर 1950, लिविंग बिहाइंड एन इंडिविजुअल लेगेसी एज द कंसोलिडेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1950 उनकी डेथ हो गई थी। तो ये थे हमारे पटेल जी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, क्या बैकग्राउंड था, कैसे ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस में उन्होंने कैसे हम लोगों के कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया में पार्ट दिया। कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी, नवंबर 24, 2025 मार्क द 350th मार्टियरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह, सिखों के जो छठवें गुरु थे, सिक्स गुरु हरगोबिंद जी, उनके ये सबसे यंगेस्ट सन थे। ही वॉज द 9th सिख गुरु, और वे सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ चकनांकी इन पंजाब, लेटर इन लार्ज इनटू द सिटी ऑफ श्री आनंदपुर साहिब। तो जो आनंदपुर साहिब अभी है पंजाब की, उसको पहले ये चकनांकी के नाम से जाना जाता था, जिसको इन्होंने ही फाउंड किया था इस पर्टिकुलर टाउन को। ही वॉज क्राउंड विद द ऑनर ऑफ हिंद दी चादर के नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। एंड ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड रिलीजियस फ्रीडम। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी और रिलीजियस फ्रीडम की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा सुपरस्टिशन जो भी थे, अंधविश्वास, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचबिलिटी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बातें की थी। हिज हिम्स फीचर्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब स्ट्रेस इक्वालिटी, पीस एंड करेज। तो ये सब बताया है इसमें। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप देखते हैं। हम लोगों की जो वोमेन टीम है, इसने अपनी फर्स्ट एवर ODI वर्ल्ड कप टाइटल जीता है, डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ने ही जीता था। और 2025 होस्ट कंट्री इंडिया थी और 13 एडिशन इसका है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल विन्स बाय ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वाज इन इट्स थर्ड फाइनल आफ्टर 2005, 2017 और 2023, ठीक है। अब देखते हैं कुछ GI टैग्स। अंबाजी मार्बल और मीरठ बगल, बनसकठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसका प्रोडक्शन होता है। की फीचर्स देखते हैं। मिल्की वाइट कलर में होता है, नेचुरल ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी होती है, यूज्ड वाइडली इन टेम्पल्स, मेमोरियल्स एंड ग्रांड बिल्डिंग्स। तो इसका यूज होता है यहाँ
टेम्पल्स में, मेमोरियल्स में, ग्रांड बिल्डिंग्स में होता है वो दूधिया कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। और मेनली गुजरात के बंसकंठा डिस्ट्रिक्ट जो भी है, अंबाजी मार्बल वहाँ पाया जाता है। इसको जीआई टैग दिया गया है। मिरट बीगल देखते हैं। इट इज़ अ फेमस हैंडक्राफ्टेड ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड इन मिलिट्री सेरेमनीज, पैरेड्स एंड बैंड्स। तो इट डेट बैक्स टू द लेट 19th सेंचुरी एंड इज क्लोजली लिंक्ड विद इंडियाज इवॉल्विंग मिलिट्री ट्रेडिशंस। तो मेरठ की जो है ये बगल दी गई है जो बजाई जाती है, ठीक है, मेनली मिलिट्री के सेरेमनीज़ में, परेड्स में, बैंड्स में, ठीक है। प्रोडक्शन का है मेरठ में। ये मटेरियल हैंडक्राफ्टेड यूजिंग हाई क्वालिटी ब्रास एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड टोनल एक्यूरेसी। यूजेस क्या है? रेजिमेंटल बैंड्स, मिलिट्री एकेडमीज एंड सेरेमोनियल इवेंट्स नेशन वाइड, ठीक है। तो इस तरह से मेरठ ईगल की बगल की बात की गई है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज देखते हैं। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चिली मिशेल बैचलेट वाज कन्फर्ड विद इंडिया पीस प्राइज 2024। इंदिरा पीस जो है डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए एनुअली दिया जाता है, इंस्टीट्यूटेड बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इट इज़ अवार्डेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, in recognition of creative efforts toward promoting racial equality and goodwill and harmony among nations। तो ये चिली की जो है एक्स प्रेसिडेंट थी मिशेल बैचलेट, उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है कल्चर वाला। अब हम नेक्स्ट बचता है हम लोगों का एथिक्स वाला, ठीक है गाइस, थैंक यू।